हेलो फ्रेंड्स, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात की थी। कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है? कार्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन जो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच, ये कहती है इन दिस अप्रोच वी कैन नॉट बी मेजर्ड ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। यानी हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। वी कैन ओनली कंपेरिजन बिटवीन द टू गुड्स। हम सिर्फ दो गुड्स के बीच में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। हम जो है यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। तो यही चैप्टर आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व, देखिए इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, जरा देखिए आप लोग। इनडिफरेंस, ठीक है, कर्व, और इसको इनडिफरेंस क्यों कहा गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ। ये कुछ कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, ए, बी, सी एंड ये डी, 4 कॉम्बिनेशन है। सुनिएगा, अब एक कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन परचेज करता है या कंज्यूम करता है। जैसे एप्पल से एक, ठीक है, और एक हम लेते हैं बेटा इसमें ऑरेंज, ठीक है बच्चों। अब सुनिए, पहला कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कंज्यूमर एप्पल्स की 1 यूनिट परचेज करता है, 1 क्वांटिटी परचेज करता है, और ऑरेंज की वो 10 क्वांटिटी परचेज करता है, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर एप्पल की 2 यूनिट क्या करता है? परचेज करता है। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इसकी क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व ये कहता है कि हर कॉम्बिनेशन पर एक कंज्यूमर का संतुष्टि का जो स्तर होगा वो इक्वल रहेगा। मतलब हर पॉइंट पर, हर कॉम्बिनेशन पर सेम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा, ठीक है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन है, सबके ऊपर उसका जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होगा, मतलब संतुष्टि का जो स्तर होगा, वो क्या होगा? इज इक्वल, है ना, इक्वल होगा, ठीक है, इन एवरी कॉम्बिनेशन। तो जब संतुष्टि का स्तर अगर आपको इक्वल रखना है, तो देखिए एप्पल की क्वांटिटी को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो हमें ऑरेंज की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एप्पल की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, 2 कर दी, और ऑरेंज की क्वांटिटी हमने सेम रख दी, तो फिर संतुष्टि का स्तर इक्वल नहीं रहेगा। इट मीन्स हमें एक कॉमोडिटी की क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है तो दूसरी जो कॉमोडिटी है उसकी क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब डिक्लाइन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये 7, मान लीजिए इसकी क्वांटिटी है 7। अब जैसे एप्पल की उसने तीसरी यूनिट कंज्यूम की, तो ऑरेंज की वो कम यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि उस सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। और जब एप्पल की 4 यूनिट वो कंज्यूम करेगा, तो फिर ऑरेंज की फिर से वो जो है कम क्वांटिटी जो है कंज्यूम करेगा, मतलब 4 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे
हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं इसका, करें बच्चों? हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ नीचे हम एक कर्व बनाते हैं पहले। इतना आ रहा है, ये लीजिए, इतना तो आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एप्पल्स, है ना, ये लीजिए, ये एक्स अक्ष पे हम लेते हैं एप्पल को, चलिए, और वाई अक्ष पे हम ले लेते हैं जो है ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी एंड 4 क्वांटिटी एप्पल्स की 4 क्वांटिटीज है। यहाँ 0 ले लेते हैं ओरिजिन पे, यहाँ 2 का डिफरेंस लेते हैं, देखिए 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ ले लेते हैं हम 10, ठीक है। और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम जो है एक कर्व ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर। देखिए आप लोग, देखिए जब देखिए हमने कॉम्बिनेशन, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें एप्पल की 1 यूनिट और ऑरेंज की 10 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो एप्पल की तो 1 यूनिट, ये रहा 1, और ऑरेंज की 10 यूनिट, ये 10। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ बनेगा, ये लीजिए, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया ए, ठीक है बच्चों। सेकंड देखिए, जब हमने कॉम्बिनेशन जो बी है उसमें एप्पल की 2 यूनिट और ऑरेंज की कितनी बेटा, 7, तो एप्पल की 2 और ऑरेंज की कितनी, 7 कहाँ आएगा, 6 एंड 8 के बीच में आएगा, यहाँ पे, है ना बच्चों। चलिए, यहाँ लेते हैं हम लोग, ये बी पॉइंट हो गया हमारा। चलिए, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन में एप्पल की 3 और ऑरेंज की 5, एप्पल की 3, ऑरेंज की कितनी, 5 कहाँ आएगा, 4 एंड 6 के मिड में, 4 एंड 6 के मिड में, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। चलिए, और कॉम्बिनेशन जब हम डी की बात करते हैं तो एप्पल की 4 क्वांटिटी और ऑरेंज की भी 4 क्वांटिटी, एप्पल की 4 एंड ऑरेंज की भी ये 4 क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे इस जगह। तो ये इनडिफरेंस कर्व ऐसा बनेगा, देखिए इस तरह से, ये आपका इनडिफरेंस कर्व, ये जो कर्व बनेगा ना, इसे ही हम नाम देते हैं बेटा इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व। अब इसे इनडिफरेंस कर्व क्यों कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि इसको इनडिफरेंस कर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पे जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इनडिफरेंस मतलब जो संतुष्टि का स्तर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। संतुष्टि के स्तर पे किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हम एक चीज़ निकाल लेते हैं, MRS, इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अब ये क्या बताता है? देखिए, ये कहता है कि जब हम किसी एक गुड्स की, एक कॉमोडिटी, एक गुड्स की एक क्वांटिटी का गेन करते हैं, 1 क्वांटिटी का अगर हम गेन करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो सेकंड गुड्स है उसकी कितनी क्वांटिटी
कितनी क्वांटिटी हमने सेक्रीफाइस की, जैसे यहाँ 3 की ना 3 क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, तो ये रेशियो बन गया 1:3 का, यानी एक क्वांटिटी गेन करने पे 3 क्वांटिटी का हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। फिर यहाँ देखिए, फिर एक क्वांटिटी हमने गेन की, 1 क्वांटिटी हमने क्या की, गेन की, तो कितनी क्वांटिटी का सेक्रीफाइस किया हमने, 1:2। ठीक है, फिर हमने एक क्वांटिटी फिर से गेन की, तो यहाँ कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की हमने, 1:1। ठीक है, क्लियर है। तो MRS क्या होता है, MRS क्या होता है, सुनिएगा। MRS जो है, MRS हमें ये बताता है कि एक गुड्स की क्वांटिटी का, एक गुड्स की एक क्वांटिटी का गेन करने पर, मतलब MRS क्या कहता है कि अगर आप एक गुड्स की क्वांटिटी, वन क्वांटिटी, फर्स्ट गुड्स की या सेकंड गुड्स की वन क्वांटिटी का अगर आप गेन करते हो, मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर आपको जो सेकंड गुड्स है, यानी सेकंड जो कमोडिटी है, गुड्स जो सेकंड है, उसकी कितनी क्वांटिटी, हाउ मैनी क्वांटिटी हैव टू सेक्रीफाइस, उसकी कितनी क्वांटिटी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, डेट इज कॉल्ड MRS। MRS क्या है, MRS एक ऐसा रेशियो होता है जो हमें बताता है कि एक कमोडिटी की एक क्वांटिटी का गेन करने पर सेकंड कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी हमें सेक्रीफाइस करनी होगी। जैसे यहाँ देख लीजिए, हमने एप्पल की एक क्वांटिटी गेन की, तो ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी का हमने सेक्रीफाइस किया, 3 क्वांटिटी का सेक्रीफाइस किया। फिर हमने एप्पल की एक क्वांटिटी हमने क्या की, गेन की, तो ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, 2। फिर से हमने एप्पल की 1 क्वांटिटी क्या की, गेन की, तो ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, 1। तो ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है, जो आपका MRS होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए आप लोग, अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के बारे में। यहां से शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं, देखिए, इट इज ए सेट of those combinations of two goods। ठीक है बच्चों, which offer the consumer the same level of satisfaction, so that the consumer is indifferent
across all combination in his indifference set। मतलब ये क्या कह रहा है, इट इज ए सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी ये उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या है? ग्रुप। विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। क्या करता है? समान स्तर प्रदान करता है। सो डेट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन इन हिज इंडिफरेंस सेट, इसलिए कंज्यूमर अपने इंडिफरेंस सेट के सभी कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? तटस्थ होता है, मतलब इंडिफरेंस होता है, मतलब इंडिफरेंट होता है। ठीक है, चलो एक और डेफिनेशन लिखाता हूँ जो थोड़ा इजी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए, तो वो भी आप लिख लो। चलिए सेकंड डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ, सुनिए। आप ऐसे लिख लो, इट इज ए ग्राफिकली representation of the combination of two goods, यानी ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हमने ग्राफ बनाया अभी। ठीक है, वेयर, जहां पर, वेयर द satisfaction level will remain same of every combination, हर एक कॉम्बिनेशन पर जो संतुष्टि का जो स्तर होगा, सेटिस्फैक्शन जो लेवल होगा, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। सच कर्व इज कॉल्ड बी ए इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और इसमें एक बात यह भी है कि इंडिफरेंस कर्व जो है किस फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। इसका जो स्लोप होता है वो किस में होता है? कॉन्वेक्स होता है। किस में होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मतलब ऊपर से नीचे की ओर। देखो, एक तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स स्लोप होता है अपने ओरिजिन से। ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? इसका रीजन ये है, ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमआरएस का क्या होना? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना। ठीक है बच्चों, एमआरएस का क्या होना बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने की वजह से ये कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स किसे कहते हैं? ये जो लाइन होती है इस तरह से, ये कॉन्वेक्स होती हैं। और अगर ये लाइन ऐसे होती, ठीक है, तो वो कॉनकेव होती। ये हमने पढ़ा था कॉनकेव कब होता है? पीपीसी कर्व कॉनकेव होता है। देखिए, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये रहा, ये आपका जो पीपीसी कर्व है, ये इस तरह से बनता है। ये क्या होता है बच्चों? ये कॉनकेव होता है।
ये कॉनकेव क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और वहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एमआरएस जो है वो किस ऑर्डर में है बच्चों? वो किस ऑर्डर में है? वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये कॉन्वेक्स फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनेगा? कॉन्वेक्स फॉर्म में बनेगा। तो इसको कॉन्वेक्स फॉर्म में बनने का मेन रीज़न यही है कि आपका जो एमआरएस है उसका क्या होना? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। एक होता है बच्चों इंडिफरेंस मैप। अब ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है सुनिएगा। जब एक ही ग्राफ पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं, एक ही ग्राफ पे ये आपका एक्स अक्स हो गया, ये 0 हो गया, ये वाई अक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया? इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब इसके ऊपर आपने एक और इंडिफरेंस कर्व बना दिया IC2, फिर एक और इंडिफरेंस कर्व बना दिया IC3, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। जब एक ही ग्राफ पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या कहते हैं बच्चों? इंडिफरेंस मैप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सुनिएगा आप लोग, इंडिफरेंस मैप is a group of different indifference कर्व। ठीक है, क्लियर है? जब एक ही ग्राफ पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या कहते हैं बच्चों? इंडिफरेंस मैप कहते हैं। अब हम समझते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बच्चों, सुनिएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सुनिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? जो इंडिफरेंस जो कर्व होता है इज कॉन्वेक्स, अभी बताया था, टू इट्स ओरिजिन, अपने ओरिजिन से क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS। इसका मेन कारण है MRS का क्या होना? डिक्रीज होना। नंबर दो, इंडिफरेंस जो कर्व होता है, इंडिफरेंस जो कर्व होता है आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू इनवर्स
relation between the two commodities, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। मैंने कहा था जब भी दो गुड्स को आपस में कंपेयर करेंगे और उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होगा तो हमेशा आपका जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नंबर थ्री होगा ये कि जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस जो कर्व होता है, इंडिफरेंस जो कर्व होता है बेटा, वो नेवर टच both axis because there is no combination of जीरो, क्योंकि कोई भी जीरो का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो टच नहीं करता है अपने एक्सिस से। क्यों नहीं टच करता? क्योंकि जब हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है जो जीरो से शुरू हो। देख लीजिए, यहाँ हमने कॉम्बिनेशन लिया, अब ऑरेंज हमने 10 ली, तो क्या एप्पल जीरो लिया? नहीं लिया ना। या हमने यहाँ एप्पल 4 ली तो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन जीरो था? नहीं था। इट मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन जीरो नहीं होता है टू गुड्स के बीच में। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो अपने ओरिजिन को टच नहीं करता। देखिए, ना तो इधर से टच हो रहा है, ना ही इधर से टच हो रहा है, ना तो इधर से टच हो रहा है, ना ही इधर से टच हो रहा है। यानी इंडिफरेंस कर्व जो होता है नेवर टच बोथ एक्सिस बिकॉज, क्योंकि देर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें प्रॉपर्टीज रहेगी, वो रहेगी जो आईसी कर्व होता है में और में नॉट बी पैरेलल। पैरेलल टू ईच अदर। जो आईसी कर्व है या तो पैरेलल होगा या पैरेलल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स लेते हम, जैसे यहाँ मैंने एक आईसी कर्व बनाया, ठीक है, क्लियर है। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये आईसी कर्व बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक से ज़्यादा आईसी कर्व बनाता हूँ, ये एक्स एक्स है, ये जीरो, ये वाई, ये एक आईसी कर्व हुआ, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये जितने भी आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, क्या ये एक दूसरे से पैरेलल है? बिल्कुल है, ये पैरेलल नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, देखो, ठीक है। इट मीन जब भी दो या दो से अधिक इंडिफरेंस कर्व एक साथ बनाए जाते हैं तो वे हमेशा पैरेलल होते हैं। याद रखना, क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक इंडिफरेंस कर्व एक साथ बनाए जाते हैं तो वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ये याद रखना आप लोग। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा अपना 6 प्रॉपर्टीज क्या कहती है, सुनिएगा आप लोग। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होते हैं, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उच्चतम संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए यहां लिखता हूं मैं, जो हायर इंडिफरेंस जो कर्व होते हैं, कर्व वो शो करते हैं हायर
लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है बच्चों। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम एक ग्राफ बना के बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ये 0, ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ ये हमारा पहला आईसी कर्व हो गया, आईसी फर्स्ट। ये हो गया बच्चों आईसी सेकंड। ये हो गया हमारा आईसी थर्ड, ठीक है। अब देखिए, ये जो पहला हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये हमें इस संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। जैसे 0, 1 यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। अब देखिए, जो सेकंड लेवल का इंडिफरेंस कर्व है वो देखो ज़्यादा संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा, देख लीजिए आप, ठीक है। और जो थर्ड लेवल का इंडिफरेंस कर्व है, देख लीजिए आप, क्लियर है। तो इंडिफरेंस कर्व जितना अपने ओरिजिन से दूर बनेगा, यानी ये इंडिफरेंस कर्व जो है ना, जितना अपने ओरिजिन से दूर बनेगा, ठीक है, उतना ही संतुष्टि का जो स्तर होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व अपने ओरिजिन के नज़दीक है तो इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम है। ये इंडिफरेंस कर्व अपने ओरिजिन से दूर बना हुआ है थोड़ा, तो यहाँ पर जो संतुष्टि का स्तर है वो इंडिफरेंस कर्व जो फर्स्ट है उससे ज़्यादा है। और ये थर्ड नंबर का जो इंडिफरेंस कर्व है वो अपने ओरिजिन से काफ़ी दूर है, तो इसका जो संतुष्टि का स्तर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा बच्चों, अब इंडिफरेंस कर्व की लास्ट प्रॉपर्टी देखिए आप लोग, प्रॉपर्टी नंबर 6। जो इंडिफरेंस कर्व होता है बेटा, इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, डू नॉट क्रॉस, यानी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं और इंटरसेक्ट भी नहीं करते, मतलब काटते भी नहीं एक दूसरे को, ईच अदर, है ना। चलिए अब इसको अपन प्रूव करके देखते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, क्या रीज़न है, देख लीजिए। देखिए तो फिर आप ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ, पहले सुनिए। ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, फिर एक इसको इंटरसेक्ट करता हुआ एक और इंडिफरेंस कर्व बना दिया, लीजिए ये हो गया आपका IC2, इंडिफरेंस कर्व 2। अब ये इंडिफरेंस, दोनों इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं एक बिंदु और लेता हूँ, मान लीजिए ये बिंदु है आपका B और ये एक पॉइंट और लेता हूँ C, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब जैसा कि आप लोगों को ये पता है और आपको बता भी रखा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसके हर लेवल पर, इंडिफरेंस कर्व के हर कॉम्बिनेशन पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है, क्लियर है। यानी जो इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, सेटिस्फेक्शन
लेवल, ठीक है, ऑफ एवरी कॉम्बिनेशन इज सेम, इज सेम, सेम रहता है ना। तो जैसे यहाँ पे भी संतुष्टि का स्तर बराबर है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यानी हर जगह जो है सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब यहाँ पे ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स अक्ष है, ये 0 और ये वाई। अब आपको ये बात बता रखी है कि ओरिजिन से इंडिफरेंस कर्व जितना दूर होता है, जितना दूर होता है उतना ही संतुष्टि का स्तर ज़्यादा होता है। मतलब जैसे ओरिजिन से ये सी ज़्यादा दूर है, ये पॉइंट ज़्यादा दूर है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है कंज्यूमर को और यहाँ पे कम संतुष्टि। मतलब सी जो है, सी पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, और बी पे कम। इट मीन्स हम लिख सकते हैं सी यहाँ पे ग्रेटर देन है किससे, बी से। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं हम, अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, यानी इंडिफरेंस कर्व जो फर्स्ट है, क्लियर है। एक पॉइंट मैंने दिया है यहाँ पे जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए पॉइंट। भाई संतुष्टि का लेवल यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह इक्वल होगा, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर संतुष्टि का जो स्तर होता है वो बराबर होता है। ठीक है, इट मीन्स जो इंडिफरेंस कर्व है आपका, पहला इंडिफरेंस कर्व है, उसके अंदर जितनी संतुष्टि एक कंज्यूमर को ए पे मिल रही है उतनी ही संतुष्टि उसे बी पॉइंट पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल है। ठीक है बच्चों, ठीक इसी प्रकार से हम इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व 2 की बात करते हैं। देखिए, इंडिफरेंस कर्व पे भी 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसके हर पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो इक्वल होगा। मतलब जितना संतुष्टि का स्तर ए पॉइंट पे होगा उतना ही संतुष्टि का स्तर सी पॉइंट पे होगा। मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होगा, सी। क्यों होगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल इज इक्वल, दोनों सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल है इसलिए। अब देखिए, इन दोनों से जब ए इक्वल है बी के और यहाँ पे ए इक्वल है सी के, ए बी के भी इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है, इट मीन्स हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन जो आपकी सेकंड आई है, इक्वेशन सेकंड, हम कह सकते हैं बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। क्लियर। अब बी इक्वल टू क्या हो रहा है, सी हो रहा है, लेकिन जबकि आना क्या चाहिए, सी ग्रेटर देन बी आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। यानी ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा जो है एक विरोधाभासी रिजल्ट है। मतलब एक जो है सही रिजल्ट नहीं है, ये विरोधाभासी। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते इसको, परिणाम। ठीक है बच्चों, इसीलिए जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए, सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये एक्चुअल रिजल्ट है आपका, एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, जो नहीं आ रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि
रिजल्ट हमें प्राप्त होना चाहिए सी ग्रेटर देन बी, जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बी इक्वल टू सी, जो कि एक विरोधाभासी परिणाम है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम नया पॉइंट शुरू करेंगे जिसका नाम होगा बजट लाइन। क्या नाम होगा, बजट लाइन। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग लगाते हम बजट लाइन और प्राइस लाइन। इसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। बजट लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइस लाइन भी कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले सुनिएगा आप लोग। चलिए बजट लाइन is a graphically representation of the combination of two goods। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन एक ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, टू गुड्स का, which represent same satisfaction level at each level of output, ठीक है, with his या her limited income is called बजट लाइन। ठीक है, और या इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइस लाइन भी कहते हैं। अभी इस डेफिनेशन को छोड़िए, इसे थोड़ी देर बाद हम समझेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, सुनिएगा आप लोग। चले बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, सुनिएगा आप लोग। सपोज कीजिए, सपोज कंज्यूमर हैज इनकम या बजट ऑफ ₹20। एक कंज्यूमर की इनकम है ₹20, बजट कितना है, ₹20 उसका बजट है। टू बी स्पेंट ऑन 2 कमोडिटीज, जिसे वो 2 कमोडिटीज के ऊपर क्या करता है, खर्च करता है। कमोडिटीज, ठीक है। पहली कमोडिटी है एप्पल एंड सेकंड है वो बनाना। ले लो बनाना। इफ द प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹4 each,
फॉर ईच एंड बनाना इज रुपीज 2 ईच। एप्पल की कीमत है 4 रुपये, एक एप्पल की कीमत है 4 रुपये और एक बनाना की कीमत है 2 रुपये। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन से हम कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, सुनिएगा आप लोग। कॉम्बिनेशन सुनिए आप, ए बी सी डी ई एंड ये एफ तक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एप्पल और यहाँ लिखते हैं हम बनाना। ठीक है बच्चों। सुनिए, अब देखिए, कंज्यूमर की इनकम है 20 रुपीज और ये अपनी सारी की सारी इनकम 2 कोमोडिटी के ऊपर खर्च करता है, एप्पल एंड बनाना पे। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर हम मान लेते हैं कि वो अपनी पूरी की पूरी इनकम बनाना के ऊपर खर्च कर रहा है, एप्पल के ऊपर खर्च नहीं कर रहा। मतलब एप्पल की 0 क्वांटिटी खरीद रहा है और अपने जितने भी रुपए हैं उसके पास, जितनी भी उसकी इनकम है, सारी इनकम से वो बनाना परचेज कर रहा है। तो ज़रा सोचिए कि जितनी उसकी इनकम है, इनकम कितनी है उसकी बच्चों 20, और बनाना की प्राइस कितनी है 2 रुपीज। बनाना की प्राइस है 2 रुपीज, यानी पी वाई ये है 2 रुपये और पी एक्स है आपके 4 रुपये। अब जरा सोचिए कि 2 रुपये में अगर एक बनाना आता है तो 20 रुपीज की इनकम पूरी की पूरी इस पर खर्च हो रही है, तो 20 रुपये में कितने बनाना आ जाएंगे 10। ये लीजिए 10 क्वांटिटी आ जाएगी ना। चलिए अब देख लीजिए, इसको अपन जो है वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे करना है। सुनिए, इसकी 0 क्वांटिटी परचेज की और प्राइस है 4 रुपये, प्लस इसकी 10 क्वांटिटी खरीदी, प्राइस है 2 रुपये। टोटल कितने बनने चाहिए, उसकी इनकम के इक्वल होने चाहिए। ये उसकी इनकम, मतलब प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी इनटू एक्स क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी इनटू वाई क्वांटिटी। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करके तो वो किसके इक्वल होगा, इनकम के इक्वल होगा। अब देखिए, अब अगर हम एक बनाना परचेज करते हैं, सॉरी एक एप्पल अपन परचेज करते हैं, तो आप ज़रा सोचिए आपको कितने बनाना परचेज करने होंगे, क्योंकि आपको आपकी पूरी की पूरी इनकम क्या करनी है, इन 2 कोमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करनी है। अगर एक अगर एप्पल परचेज किया जाएगा तो एक एप्पल की कीमत कितनी होगी बच्चों, 4 रुपये होगी ना। सुनिए, अगर आप एक एप्पल खरीदोगे, क्योंकि आपका देखो इक्वेशन क्या होगी, आपकी इक्वेशन है QX इंटू पी एक्स, मतलब क्वांटिटी ऑफ X इंटू प्राइस ऑफ X, और क्वांटिटी ऑफ Y इंटू प्राइस ऑफ Y इक्वल टू इनकम, जो कि है जिसे M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों। तो अगर आप एप्पल की एक क्वांटिटी खरीदते हो, एप्पल की कितनी, एक क्वांटिटी खरीदते हो। सुनिए, एप्पल की अगर आप एक क्वांटिटी खरीदते हो जिसकी प्राइस कितनी है, 4 रुपये प्राइस है, देख लीजिए 4 रुपये प्राइस है। ठीक है, प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई आपको फाइंड करना है और उसकी प्राइस कितनी है 2 रुपये, इक्वल टू टोटल इनकम आपकी कितनी है 20। ठीक है, तो सुनिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 2QY इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा बच्चों 2QY इक्वल टू 20, और 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे।
तो 2QY इक्वल टू हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, एंड QY इक्वल टू होगा 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8। यानी हम बनाना की कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे 8। ठीक है, 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करने पे टोटल कीमत के इक्वल होना चाहिए, यानी टोटल इनकम के इक्वल होना चाहिए। अब मान लीजिए हम एप्पल और बढ़ाते हैं, एप्पल की हमने एक क्वांटिटी और बढ़ा दी, यानी अब कितने एप्पल परचेज कर रहे हैं हम 2। अगर 2 एप्पल हम परचेज करेंगे तो एक एप्पल की कीमत कितनी है 4, तो 2 एप्पल की कीमत हो जाएगी 8 रुपये। मतलब टोटल जो आपकी इनकम 20 रुपये है, कितनी है 20 रुपीज। उसमें से 8 रुपये तो आप किस पे खर्च कर रहे हो, एप्पल पे ही खर्च कर रहे हो। 2 इंटू 4 8 रुपीज़ तो आप किस पे खर्च कर रहे हो, एप्पल पे खर्च कर रहे हो। अब बचे कितने 12 रुपये, यानी 12 रुपये आप किस पे खर्च करोगे, बनाना पे। तो 12 रुपये में कितने बनाना आएंगे, जब एक बनाना 2 रुपये में आता है तो 12 रुपये में कितने बनाना आएंगे, 6 बनाना आएंगे, 6। ये लीजिए, अब देखो 2 क्वांटिटी है और 4 उसकी प्राइस है। एप्पल की 2 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 4 उसकी प्राइस है, प्लस बनाना की 6 क्वांटिटी खरीद रहे हैं और 2 उसकी प्राइस है। इक्वल टू किसके होना चाहिए, उसकी इनकम के इक्वल होना चाहिए। हो रहा है देखो, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे ही हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखो 3 क्वांटिटी परचेज करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे। चलिए अब देखिए, अगर हम एप्पल की 3 क्वांटिटी खरीदते हैं तो 3 इंटू 4, ये लीजिए 3 इंटू 4 12 रुपये चले गए। टोटल आपकी इनकम 20 रुपीज़ है। 12 रुपये लग चुके हैं किस पे, एप्पल को परचेज करने पे। अब बचे कितने, 20 रुपये की इनकम में से 12 रुपये खर्च हो चुके हैं, अब बचे हैं 8 रुपये। अब 8 रुपये में हमें खरीदना क्या है, बनाना। और बनाना की एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है 2 रुपये। तो बताओ कितने बनाना आएंगे बच्चों, कितने बनाना खरीदूं ताकि वो 20 के इक्वल हो जाए। यहाँ कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं ना, यानी 4 बनाना खरीदेंगे। भाई यहाँ 12 हो रहे हैं तो यहाँ 8 होने चाहिए। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, टोटल हो गया 20, यानी 4 बनाना। फिर ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब अगर हम एप्पल की 4 क्वांटिटी परचेज करते तो 16 रुपये खर्च हो गया ना इस पे। देखो 4 इंटू 4 16 रुपये खर्च हो गया। क्लियर, बचे कितने, 20 रुपये में से 16 खर्च, बचे 4 बचे। अब बनाना की एक क्वांटिटी परचेज की जाती है 2 रुपये में, तो 4 रुपये में कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, 2। तो यहाँ 2 इंटू 2, ये 20 हो गया। अब मान लीजिए आप एप्पल परचेज करते हो 5, तो 5 4 जा 20, मतलब आप पूरी की पूरी अपनी इनकम किस पे खर्च कर रहे हो, एप्पल पे। क्यों, अगर आप 5 एप्पल खरीदोगे तो एक एप्पल की कीमत 4 रुपये है, तो 5 एप्पल खरीदने के लिए आपको कितने रुपए जो है खर्च करने होंगे, 20 रुपीज़ खर्च करने होंगे, मतलब बनाना 0। 5 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू 20। मतलब यहाँ देख लीजिए, यानी दो जो है गुड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है हमने जिसके अंदर हमारी लिमिटेड जो इनकम है, पूरी की पूरी इनकम हमारी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम निकालते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, 1 यूनिट का गेन होने पर हमने सेकंड कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, बता दीजिए।
1 यूनिट का गेन होने पर हमने सेकंड जो आपकी कमोडिटी है उसकी 2 यूनिट क्या की, सेक्रीफाइस की। फिर 1 यूनिट का गेन हुआ, कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, 2। फिर 1 यूनिट का गेन हुआ, कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, 2। फिर 1 यूनिट का गेन, कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, 2। फिर 1 यूनिट का गेन, कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की हमने, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा जो MRS का जो लेवल है वो हर जगह क्या रहता है, इक्वल रहता है, यानी सेम रहता है। क्या रहता है बच्चों, सेम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, देख लीजिए आप। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों, ये लीजिए, यहाँ हम लेते हैं एप्पल, चलिए 1, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए हमारे एप्पल्स। फिर वाई एक्स पे हम लेते हैं बनाना, ये आपके बनाना। डिफरेंस ले लेते हैं, 2 का डिफरेंस लेते हैं, देखिए 2 4 फिर 6, फिर लेते हैं 12, 6 के बाद 8, फिर 10, फिर 12, सॉरी। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सुनिएगा आप। सबसे पहले हमने फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें एप्पल की 0 यूनिट परचेज की और हमने हमारी सारी इनकम बनाना पे खर्च कर दी। तो सुनिए, यहाँ देखिए, एप्पल हम कितने परचेज कर रहे हैं, 0, और बनाना खरीद रहे हैं 10। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे यहाँ आपका पॉइंट बनेगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमें देखिए आप, फर्स्ट के बाद सेकंड कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो 1 एप्पल खरीद रहे हैं और 8 बनाना खरीद रहे हैं। तो एक तो हम एप्पल खरीद रहे हैं और 8 क्या खरीद रहे हैं, बनाना। ये लीजिए, 1 एप्पल और 8 बनाना, ये लीजिए 8 बनाना, ये लीजिए 1 एप्पल और ये 8 बनाना, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी पॉइंट। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 जो कॉम्बिनेशन बना, सी कॉम्बिनेशन, 2 एप्पल और 6 बनाना। तो यहाँ पे देखिए, सी कॉम्बिनेशन में आप देखिए 2 एप्पल और 6 बनाना, 2 एप्पल और 6 बनाना। ठीक है बच्चों, चलिए फिर डी जो कॉम्बिनेशन है उसमें 3 एप्पल है और 4 बनाना है, 3 एप्पल और 4 बनाना, ये लीजिए। ठीक है, और फोर्थ कॉम्बिनेशन में आप देखिए 4 एप्पल और 2 बनाना, 4 एप्पल और 2 बनाना, ये यहाँ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और पांचवा जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर एप्पल 5 है और 0 बनाना है, ये लीजिए। अब इसको हम मिलाते हैं, देखिए जब इसको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जब आप स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी
और इस लाइन को ही हम कहते हैं बेटा बजट लाइन। क्या कहते हैं? बजट लाइन, या इसी को ही हम कहते हैं प्राइस लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम आते हैं वापस हमारी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, सुनिए। बजट लाइन इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फैक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के प्रत्येक स्तर पर आपको समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है, विथ हिज हर लिमिटेड इनकम, ठीक है, यानी एक उपभोक्ता अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करके आउटपुट के प्रत्येक लेवल पर समान संतुष्टि प्राप्त करता है, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त करता है। और इस लाइन को हम कहते हैं, ये जो लाइन बनती है इसी लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन। और इसके अंदर एक बात और लिख लो कि इसके अंदर क्या होता है, MRS इज सेम विथ एवरी कॉम्बिनेशन। जो MRS होता है वो हर कॉम्बिनेशन के साथ क्या होता है, इक्वल होता है। देख लीजिए, अभी बताया मैंने आपको, ये देखिए 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2। तो MRS क्या होता है, संतुष्टि के हर स्तर पर इक्वल होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जैसे ये जो लाइन बनी है इसे हम बजट लाइन कहते हैं। इसमें दो बिंदु प्राप्त हुए, इसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है बजट सेट और बजट मैप। जैसे इंडिफरेंस मैप होता था, ठीक उसी प्रकार से बजट मैप। सुनिएगा आप लोग, जब एक ही ग्राफ पे, किस पे, एक ही ग्राफ के ऊपर, एक ही ग्राफ पे, ठीक है, एक से ज़्यादा, जैसे फर्स्ट बजट सेट बनाया मैंने, यानी ये पहला मैंने क्या बना दिया, बजट लाइन बना दिया, फिर एक और बजट लाइन बना दी, एक और मैंने बजट लाइन बना दी, एक ही ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे एक से ज़्यादा बजट लाइन बना दी जाए तो उसे कहते हैं बजट सेट या बजट मैप। A1 B1 A2 B2। ठीक है बच्चों? तो बजट सेट और बजट मैप क्या होता है, लिख लेते हैं हम। इट इज ए combination of different बजट लाइन। ये बजट लाइन का क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज बोलो, या इनको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। फीचर्स ऑफ बजट लाइन।
बजट लाइन के फीचर्स। सबसे पहले देखिए, जो बजट लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, बिल्कुल स्ट्रेट आती है वो, है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज यही होगी कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू MRS इज कांस्टेंट। अब ये बजट जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, इसका क्या कारण है? इसका रीज़न यही है क्योंकि जो MRS है वो हर कॉम्बिनेशन में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देख लीजिए आप, MRS क्या रहती है, कांस्टेंट, 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2। ठीक है, तो बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों रहती है, क्यों आती है? क्योंकि MRS जो है वो अपने हर कॉम्बिनेशन में क्या रहती है, फिक्स रहती है, इसलिए। ठीक है, चलिए नंबर दो प्रॉपर्टीज है इसकी कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटीज, क्योंकि दो कमोडिटीज के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और मैंने बताया भी था, मैंने कहा जब जब दो कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन होगा तब तब कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बताया था ना। देख लीजिए यहाँ इनवर्स रिलेशन है, जैसे हम एप्पल को बढ़ा रहे हैं तो बनाना की क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेकंड जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। ठीक है, इसीलिए आपका जो कर्व बन रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा इसमें, वो रहेगा इफेक्ट्स ऑफ द बजट लाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है उसके अंदर अगर चेंज हो जाता है तो उसका बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो उसके कॉम्बिनेशन में भी चेंज आ जाता है, याद रखना, समझे आप। जब एक कंज्यूमर की जो इनकम होगी, इनकम के अंदर अगर चेंज आएगा तो ये बनने वाला जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब इसमें भी दो बातें होगी, या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज इन इनकम, इनकम में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और या कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, या तो बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज इन इनकम, है ना बच्चों। चलिए नंबर 2 होगा इसमें फिर आपके
चेंज इन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। कोमोडिटी की जो प्राइस है उसमें चेंज आ जाता है। अब सुनिए, हो सकता है कि या तो एक्स कोमोडिटी की प्राइस में चेंज हुआ हो, ठीक है, एक्स जो कोमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज हुआ हो, या फिर हो सकता है कि जो वाई कोमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की प्राइस में चेंज हुआ हो। ठीक है बच्चों, तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। सुनिए, सबसे पहले हम लेते हैं चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं इसकी। सुनिएगा आप लोग, चेंज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता हो तो क्या होगा। सुनिए, या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी या फिर कंज्यूमर की इनकम क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। या तो कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज की। नंबर फर्स्ट, इफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर की इनकम में क्या हो, इंक्रीमेंट हो, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे। सुनिए, ये आपका एक्स अक्ष है, यहाँ लिखते हैं गुड्स, गुड्स एक्स, यहाँ लिख देते हैं हम गुड्स वाई। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा, मतलब वो इंक्रीज होगी, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और आप अब पहले की तुलना में एक्स की भी ज़्यादा मात्रा परचेज करोगे और वाई की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। जब आपकी इनकम बढ़ चुकी है, इट मीन्स इनकम पूरी, जितनी भी इनकम आपकी बढ़ी है, आपको तो पूरी की पूरी इनकम क्या करनी है, एक्स एंड वाई गुड्स पे परचेज करनी है। तो जब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आप गुड्स एक्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे और गुड्स वाई की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ये आपकी जो ये बजट लाइन है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। आपकी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। आपकी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उसके अकॉर्डिंग ये आगे शिफ्ट हो जाएगी आपकी बजट लाइन। इसे ही हम कहेंगे, यानी ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंक्रीज इन इनकम। इनकम में क्या हुई है, इनकम में वृद्धि हुई है, इसीलिए आपकी जो बजट लाइन है, आपकी जो बजट लाइन है वो आगे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती, इफ डिक्रीज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए। अब सुनिए इसमें क्या होगा, देखिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये गुड्स वाई
और यहाँ आप लिख दो गुड्स एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपकी बजट लाइन। अब जब एक कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है पहले की तुलना में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि वो गुड्स एक्स की भी कम क्वांटिटी परचेज करेगा और गुड्स वाई की भी कम क्वांटिटी परचेज करेगा। भाई इनकम कम हो गई तो अब गुड्स एक्स की भी कम मात्रा खरीदेगा और गुड्स वाई की भी कम मात्रा खरीदेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपकी बजट लाइन यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगी। इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम। इसे हम कहेंगे बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है कि जो बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसे हम कह देंगे हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन। ठीक है, यानी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो बजट लाइन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे आपकी बजट लाइन क्या हो रही है? बैकवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, मतलब पीछे की साइड में शिफ्ट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा पॉइंट ये वाला, देखिए आप, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी की प्राइस में चेंज आए, ठीक है, जब कमोडिटी की प्राइस में क्या हो? चेंज हो। चलिए नंबर बी पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे हम, सुनिएगा आप लोग। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। चलिए इसमें सबसे पहले हम एक्स गुड्स जो है उसके अंदर क्या करते हैं? चेंज करते हैं। चलिए नंबर फर्स्ट, इफ गुड्स, इफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, अगर गुड्स एक्स में चेंज आ रहा हो प्राइस में। अब चेंज कैसे आएगा? या तो प्राइस इंक्रीज होगी या प्राइस क्या होगी? डिक्रीज होगी। इंक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा? सुनिएगा आप लोग। जैसे ये आपका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे आपका गुड्स क्या है? एक्स है। ये गुड्स क्या हो गया बच्चों? एक्स हो गया। यहाँ पे आपका ये गुड्स क्या हो गया बच्चों? वाई हो गया, गुड्स वाई। अब प्राइस किसकी इंक्रीज हो रही है? सिर्फ एक्स की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सुनिए, जैसे ये आपकी बजट लाइन है, ये लीजिए, ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, अब ये पॉइंट इन, ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है। अब गुड्स एक्स की प्राइस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो क्या होगा भाई? वाई की प्राइस तो सेम ही है, वाई की प्राइस तो वही 0 टू ए तक है। ठीक है, लेकिन ये जो गुड्स एक्स की प्राइस है इसमें चेंज आएगा, तो ये आपकी जो बजट लाइन होगी वो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ आगे रोटेट हो जाएगी है। ठीक है, यानी आपकी बजट लाइन ए बी थी, अब आपकी बजट लाइन ए सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए सी।
क्यों हुई? क्योंकि आपकी जो गुड्स एक्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ से रोटेट होकर यहाँ चली गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा, अगर प्राइस में क्या हो, कमी हो जाए तो क्या होगा? प्राइस में अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, सुनिए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। चलिए अब देखिए आप लोग, नंबर बी पॉइंट है ये ए पॉइंट था। ये सबसे पहले हम बना लेते हैं, बजट लाइन बना लेते हैं। ये एक्स एक्स हो गया, ये 0 और ये वाई। यहाँ होगा आपका गुड्स एक्स, सॉरी गुड्स वाई, इधर तो हो जाएगा गुड्स वाई एंड यहाँ हो जाएगा आपका गुड्स एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपकी बजट लाइन है ए टू बी। अब जब एक्स गुड्स की प्राइस में कमी आएगी तो ये जो आपकी जो बजट लाइन होगी वो यहाँ आगे की साइड में रोटेट हो जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम सी। तो अब ये आगे रोटेट हो चुकी है, इधर जा चुकी है ना, ऐसे। ठीक है, इस तरह से जा गई है ये। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इधर शिफ्ट हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इधर शिफ्ट हो रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, यानी व्हेन पी एक्स क्या हो रही है आपकी, यानी प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, आपकी एक्स की प्राइस क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। व्हेन पी एक्स, चलिए अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम y की प्राइस में चेंज करते हैं। देखिए नंबर बी पॉइंट लेंगे, इफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स y, अगर गुड्स y की प्राइस में चेंज आएगा तो कैसे शिफ्ट होगा। देखिए किस तरह से आपका बजट लाइन रोटेट होगा, देख लीजिए आप एक बार। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस हो गया। यहाँ आपका गुड्स वाई हो गया। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, और यहाँ आपका गुड्स एक्स हो गया, एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, ए टू बी। अगर y की प्राइस में इंक्रीमेंट आता है तब तो भाई x की प्राइस में तो इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ही शुरुआत होगा। आपकी जो बजट लाइन होगी वो ऐसे इस तरह से रोटेट होगी आगे की साइड में ऊपर। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, अगर वैन पी वाई क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, अगर y की प्राइस में कमी आ रही है तो ये आपका जो बजट लाइन है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से शिफ्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो ये आपको बताएगा कि जो है जब प्राइस ऑफ वाई गुड्स क्या हो जाए, उसमें कमी आ जाए।
तो वो पीछे की साइड में क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, रोटेशन कहते हैं, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, इसे रोटेशन ऑफ बजट लाइन भी कहते हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ा, चेंज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं शिफ्टेड ऑफ बजट